दुर्गम इलाके में असाधारण वीरता का परिचय देते हुए विजय प्राप्त की है। ये सभा कारगिल युद्ध में शहीद हुए सशस्त्र बलों के सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें नमन करती है और उनके परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करती है। अब ये सभा उन सभी वीर सैनिकों की याद में कुछ देर मौन रहेगी जो हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए वीर गति को प्राप्त हुए हैं। ओम शांति। प्रश्नकाल। क्वेश्चन नंबर 81 श्री मलुक नागर। आप समझदार हैं, नंबर अनुभवी नेता हैं, 12 बजे लिया जाता है उसको। प्रश्न नंबर 81 के संसद में किस तरीके की बात करते हैं आप समझाइए अपने सदस्यों को। 9 गलत तरीका। क्वेश्चन नंबर 81 श्री मलुक नागर। मंत्री जी प्रश्न नंबर 81 माननीय मंत्री जी सभा पटल पर जवाब रख दिया गया। मलुक जी सब मैं आज एक जो पहला प्रश्न लगा है उसमें मणिपुर से ऑटोमेटिक जुड़ जाता है और ये लोग मणिपुर के बारे में चर्चा नहीं चाहते क्या? जो जूट की खेती है वो मणिपुर में भी होती है, उड़ीसा में भी होती है, बिहार में भी होती है। तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं जो एक्सपोर्ट होकर के पैसा देश में आया उसमें से कितना पैसा किसानों को दिया जा रहा है इंसेंटिव के रूप में? और दूसरा, सरकार क्या कर रही है जो जूट की खेती नई टेक्निक से पूरे देश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी जो ज्यादा बढ़ाई जा सके? आज का दिन हम सबके लिए भी बहुत गौरवान्वित है क्योंकि आज ITPO का जो विश्व स्तर का जो एक एग्जीबिशन सेंटर का आज ओपनिंग करने प्रधानमंत्री जी गए थे और प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से ग्लोबल इमेज को ध्यान में रखते हुए आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते हुए हम सब ने कर्तव्य काल का निर्माण किया है और इस कर्तव्य काल में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे बड़ा योगदान जूट का भी रहा है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूं कि जो किसानों की बात ये कर रहे हैं, कल सबसे बड़ा किसानों के सम्मान निधि के रूप में प्रधानमंत्री जी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से उसके अकाउंट में जो पैसा जमा करने वाले हैं, इसमें इस बार MSP के माध्यम से जूट किसानों को 5,000 से ज़्यादा की राशि ये तय की गई है। और इसके साथ में जो एक्सपोर्ट निर्यात की बात कर रही है, आज जो एग्जीबिशन सेंटर बना है जूट रिलेटेड, जो ग्लोबल इमेज में जूट का आगे बढ़ने के लिए जो टेक्निकल टेक्सटाइल का यूज़ हो या उनसे जुड़ी हुई जो चीज़ बनती है उनके प्रमोशन के लिए ट्रेनिंग सेंटर से लेके उनकी खेती में कैसे बदलाव आए, किस तरह से नई टेक्निक से खेती हो जाए। मैं एक बात ध्यान में लाना चाहती हूँ कि ऐसी कोई भी जो चीज़ होती है इसमें राज्य सरकार का सहयोग चाहिए और उन्होंने जिस तरह से बताया है सबसे ज़्यादा जूट मिल है वेस्ट बंगाल में और वेस्ट बंगाल की जितनी भी मिलें हैं उनको सरकार ने प्रोक्योर करके जो हमारी चीनी और हमारी पेड़ी के लिए जो हमने जो जूट बैग है उनको सिक्योर नहीं किया होता तो ये लोग इस तरह से आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन इसमें भी ये परेशानी है कि उनको जो सरकार के सहयोग मिलते उनके जो सहयोग मिलता है लेकिन उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड नहीं किया, ना तो नई मिल को अपग्रेड किया, ना ही तो टेक्नोलॉजी करी कैसे गोल्डन प्रकार का जूट बन जाए उसके लिए सोचा गया। तो इसमें हमें सीड से लेकर उनके कैसे 1 हेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा उसकी खेती हो जाए, उसकी ट्रेनिंग हो जाए, उसके मार्केट लिंकेज हो जाए और मार्केट लिंकेज के साथ में एक्सपोर्ट तक की चीज़ें सरकार ने इसी योजना के माध्यम से बनाई है। तो जो एक्सपोर्ट आज हुआ है उन्होंने जो सवाल पूछा है कि आज तक का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जूट का पिछले साल के मुकाबले में इस साल जो हम लोगों ने तय किया है तो उनका जूट के उत्पादन में 76 लाख बेल की तुलना में 2023 में 91 लाख बेल्स हो गया।
और आज वर्तमान में 10,000 करोड़ रुपए की अधिक छूट जो तेलिया के लिए सरकार खाद्यान्न पदार्थ के लिए उनको दी जाती है। मलूक नागर जी, अब सीधा प्रश्न ये था कि जो एक्सपोर्ट होता है, जो इंसेंटिव सरकार देती है इस जूट की खेती बढ़ाने के लिए, सरकार ने किसान को क्या इंसेंटिव के रूप में दिया है? नंबर एक। नंबर दो कि क्या सरकार पूरे देश में जूट की खेती और खास करके मणिपुर में, जिससे वहां पैसा ज्यादा जाए और झगड़े बंद हो जाए, सरकार झगड़ों को भी कंट्रोल करे और आर्थिक रूप से भी मजबूत करे, उसके लिए सरकार क्या कर रही है? और तीसरा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जूट की खेती कैसे ज्यादा हो, इसके लिए सरकार क्या कर रही है? इनकी लड़कियां होती है जो श्रमिकों की बालिका होती है, उनको 10वीं और परीक्षा पास करने के लिए 5,000 और 12वीं की परीक्षा पास करने के लिए 10,000 रुपया की स्कॉलरशिप प्रदान की है। सरकार ने 21-23 के दौरान लगभग 8200 बालिका को 7,000 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप प्रदान किया है। इसके अलावा टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए, जियो टेक्सटाइल के लिए, जो ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट में उसका उपयोग होता है, उसको बढ़ावा देने के लिए भी हम लोगों ने बहुत सारे इंसेंटिव लिए हैं। PLI स्कीम के माध्यम से, जो पूरे ग्लोबल में जिसकी चर्चा है, जब भी प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तो हमारी जो प्रोडक्शन के जो स्कीम है, इसके माध्यम से हम लोगों ने बहुत सपोर्ट इंडस्ट्री को किया है। गोपाल मोदी सपोर्ट के साथ माध्यम से, एक्सपोर्ट के माध्यम से उनको एग्जीबिशन के लिए भी हम लोग भेजते हैं। लगभग 7,000 से ज़्यादा हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट के साथ साथ में जूट को भी प्रदर्शनी में शामिल करते हुए टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने तय किया है, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने, तो जूट को भी जो हमारे यहाँ ग्रीन एनवायरनमेंट की ओर आगे बढ़ते हुए हम उनको भी सहयोग प्रदान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 82 श्री अरविंद सावंत। क्वेश्चन नंबर 82 अरविंद सावंत। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य, क्वेश्चन नंबर 83 श्री अशोक कुमार रावत। Question of the Indian Institute of Science, Bangalore, read with regulations 3.1 and 3.1.1 of the regulations of the Institute. This House do proceed to elect in the manner as directed by the Chairman, one member from amongst the members of the House to be a member of the Council of the Indian Institute of Science, Bangalore, for the remaining period of the quadrennial 2022 to 2025 to fill up the vacancy caused due to the retirement of Sri K.C. Ramamurthy from the membership of Rajya Sabha on 30th June 2022. Thank you. Motion moved. Those in favor will please say aye. Thanks, माननीय अध्यक्ष जी। लेवल क्रॉसिंग नंबर 247, लेवल क्रॉसिंग नंबर 248 और लेवल क्रॉसिंग नंबर 249 जो कि सैंडीला स्टेशन के आसपास है, तीनों के तीनों। LC 247 में कंस्ट्रक्शन फिजिबल नहीं है क्योंकि वहाँ पे दोनों तरफ बहुत ज़्यादा बिल्ट अप एरिया है और क्रॉस रोड्स भी है अप्रोच एरिया में। LC 248 का टेक्निकल और फिजिबिलिटी रिपोर्ट बन चुका है और उस काम को आगे बढ़ाया गया है। LC 249 में कॉस्ट शेयरिंग बेसिस पे ये प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ था माननीय अध्यक्ष जी, और रेलवे ने इस कॉन्ट्रैक्ट को अवार्ड कर दिया है मई के 2022 में। उसके बाद में काम में थोड़ी सी कुछ और चेंज आया, चेंज होने के कारण अप्रोच पोर्शन का कॉस्ट भी उसमें इंक्लूड किया गया और इस पूरे के पूरे काम को टेंडर अवार्ड कर दिया गया है। काम तेजी से चल रहा है। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। मैं दूसरा पूरक प्रश्न जानना चाहूँगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र में बालामऊ रेलवे स्टेशन लेवल क्रॉसिंग 257 है, जिसमें अंडरपास के लिए फाइल लंबित पड़ी हुई है रेल मंत्रालय में, और उसी के साथ ही 258 की लेवल क्रॉसिंग है जिस पर रेलवे ओवरब्रिज स्वीकृत हो चुका है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि 257 के रेलवे अंडरब्रिज और 258 के रेलवे ओवरब्रिज की आगे की प्रक्रिया में अविलंब प्रारंभ किए जाने हेतु कोई निर्देश देंगे? मान्यवर सांसद महोदय का सजेशन नोट किया गया सर, और मैं मान्यवर सांसद से निवेदन करूंगा कभी भी कार्यालय में बैठ के उसका कंप्लीट रिव्यू हम लोग कर लेंगे। नाउ श्री कृष्णा। Respect to the RUB, sir.
road underbridges, there is a huge problem, mainly in the rainy season, sir. There's a lot of water logging that is happening for almost 6 months a year, sir, and because of that, farmers are not able to access their fields for 6 months a year, sir. And this has been raised by not just by me, sir, but most of the members in the House repeated times, sir. So I request the Minister to give some clarity on this issue so that there's a technical, there needs to be a new design that has to be come up with the RUBs, sir. So I request the Minister to give what is the new design that are coming up so that this water logging problem can be taken off, sir. Thank you very much. माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने बहुत ही अच्छा प्रश्न उठाया है और इसके बारे में मैं थोड़ी सी विस्तृत जानकारी देना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, रेलवे के अंडरपासेस में पानी की जो समस्या है उसके लिए बहुत सारे स्टेप लिए गए हैं। उन स्टेप्स में 3-4 स्टेप है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले जो अंडरपासेस के डिज़ाइन में जो जॉइंट होते थे उन जॉइंट के ऊपर एक अलग से जैकेटिंग करके उसको जॉइंट को रोका गया है। दूसरा, जो रिटेनिंग वॉल होती थी उसमें वी पोल्स होते थे तो उस वी पोल्स को बंद किया गया है। तीसरा, बहुत सारी जगह जो अप्रोच रोड है उसके ऊपर एक कवर्ड शेड बनाया गया है। चौथा, जितनी भी अप्रोच वाला एरिया है उसमें कंक्रीट गार्ड वॉल बनाई गई है जिससे कि साइड का पानी नहीं आए। पांचवा, जो अप्रोच है रोड उसकी ग्रेडियंट को बहुत अच्छे तरीके से मॉनिटर किया गया है और इस तरह से किया गया है जिससे कि ग्रेडियंट पहले ऊपर जाए उसके बाद में नीचे रहे। छठा, बहुत सारी जगह जो हमारे अंडरपासेस हैं, अंडरपासेस में सम्प क्रिएट किया गया है जिस सम्प से मोटर लगाई गई है ताकि पानी को बाहर पंप आउट किया जाए। सातवां, बहुत सारी जगह क्रॉस ड्रेनेज की व्यवस्था की गई है। माननीय अध्यक्ष जी, करीब 1900 ऐसे अंडरपासेस है जिसमें रिपेयर करके आज परिस्थिति पहले से बेहतर है। सदस्यगण, आप चर्चा नहीं करना चाहते, मणिपुर पर आप चर्चा नहीं करना चाहते, सदन की मर्यादा बना के रखो। सदन में बात या चर्चा के लिए अच्छा हो, आप अपने अपनी शासन पर बैठे हैं, हर विषय हर मुद्दे पर चर्चा कराई जाएगी। ये सदन चर्चाओं के लिए है। आप चर्चा नहीं करना चाहते, प्रश्नकाल नहीं चलना चाहते, सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। ऑर्डर। श्री पी विल्सन, श्री संतोष कुमार पी, श्री राघव चड्ढा, श्री सैयद नासिर हुसैन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। जैसे ही कार्यवाही शुरू होती है जबरदस्त हंगामा होता है विपक्षी सांसदों द्वारा और विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा को स्थगित किया गया है। कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। अभी राज्यसभा की कार्यवाही जारी है लेकिन वहां पर भी सांसद हंगामा कर रहे थे। हम देखें क्योंकि कई सारे महत्वपूर्ण बिल हैं जो इस सत्र में पास हो रहे हैं। मॉनसून सेशन जो कि छोटा जरूर है लेकिन जिस तरीके से यहां पर तमाम कार्य में बाधा आ रही है, अब आज भी जबरदस्त हंगामा हुआ है क्योंकि मणिपुर का मुद्दा विपक्ष लगातार उठा रहा है और लोकसभा की कार्यवाही शुरू होती है, हंगामा होता है, जबरदस्त हंगामा होता है, कुछ देर के लिए कार्यवाही चलती है लेकिन अब दोपहर 12 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हमारी पीढ़ी के लिए जो हमने तो बड़ी खबर, लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित। आपने देखा कैसे कोशिश तो बहुत की गई कि कार्यवाही को सुचारू ढंग से चला लिया जाए लेकिन लगातार विपक्ष की तरफ से हंगामा किया जा रहा था। विपक्ष लगातार नारेबाजी कर रहा था, वी वांट जस्टिस, लगातार विपक्ष की तरफ से यही कहा जा रहा था और ऐसे में लोकसभा की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अभी राज्यसभा की कार्यवाही हालांकि चल रही है। कांग्रेस के नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की खबरों के बीच केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश को मोदी सरकार पर कॉन्फिडेंस है। जनता ने पिछली बार भी कांग्रेस को जवाब दे दिया था।
तो नो कॉन्फिडेंस दिया है, तो अब लोगों के कॉन्फिडेंस माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही है। और जो होगा हम अभी चर्चा करके हम डिसाइड करेंगे। लास्ट टर्म में भी किया था और लोग उनको जो कुछ भी सबक सिखाने था वो सिखा दिया है और आगे भी सिखा देंगे। और दर साल 2019 में प्रधानमंत्री मोदी संसद के पटल पर निशाना साधते हुए कहा था कि 2023 में विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। वो शुभकामनाएं मैं आज फिर देना चाहता हूं कि आप इतनी तैयारी करो कि 2023 में फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। और ये समर्पण भाव है, अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए, अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए, और सेवा भाव का परिणाम है कि 2 से यहां आकर के बैठ गए, 2 से निकल करके आके बैठ गए। आप कहां से कहां पहुंच गए। अरे मिलावटी दुनिया में जीना पड़ रहा है।